एवरीवन, बेटा आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट होने से पहले आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए होती क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो अपने अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करे पास होने दे, विच अलाउ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास। ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करे पास होने के लिए, उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ये अलाउ नहीं करेगी पास होने के लिए, सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती है। जनरली क्या होता है, हमारे जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्मॉलर, सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर स्मॉलर एज कंपेयर टू सोल्यूट पार्टिकल्स। तो इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करे, मतलब पास होने दे, और सोल्यूट पार्टिकल्स को ना होने दे। ठीक है, ये आपने 9th और 10th में भी शायद पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉरी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता क्या है? सपोज ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो दो सॉल्यूशंस को डिवाइड किए हुआ है। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन का आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन का, और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन का आपने कोई भी एक सॉल्यूशन ले लिया इस वाले पार्ट में। ठीक है, आपने प्रेशर के लिए यहाँ पे पिस्टन अटैच कर दिया है ताकि आप प्रेशर को एडजस्ट कर सके। ओके, अब ऑस्मोसिस क्या होगा? जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव होना शुरू होंगे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जब आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के बाद जैसे फॉर एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग ले लिया आपने, उसका आउटर कवरिंग आपने रिमूव कर दी, आउटर कवरिंग रिमूव करी आपने उसकी। ठीक है, अब अगर मैं उसको प्योर वाटर के अंदर रख दूं, पानी के अंदर रख दूं, तो पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम है, और एग की कंसंट्रेशन जो अंदर जो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। ठीक है, तो आपका पानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो एग क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको NaCl सोल्यूशन के अंदर रख दूं, यानी नमक के पानी के अंदर रख दूं, तो NaCl जो है, जो सोल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी, और जो एग के अंदर सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्ट्स है थोड़े बहुत, उसकी कंसंट्रेशन लो है। तो अब एग में से पानी बाहर आना शुरू होगा, तो आपका जो एग है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ऐसे ही आपने एग्जाम्पल अपने घरों में देखा होगा, आप किशमिश भिगोते हैं। जब आप किशमिश भिगोते हैं, पानी के अंदर रखते हैं, तो पानी अंदर से बाहर के, मतलब बाहर से किशमिश के अंदर चला जाता है, और सुबह देखते हैं वो फूल जाती है। ठीक है, यानी लो कंसंट्रेशन पानी की थी, और अंदर जो किशमिश है उसकी हाई कंसंट्रेशन है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर चला गया। आप देखते हैं कि आपने घरों में जब आप अचार वगैरह डालते हैं, तो उस जब आम काटते हैं, तो मतलब जो अचार के लिए आम काटते हैं, तो उसके ऊपर आप नमक छिड़क देते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि NaCl कंसंट्रेशन जो आपने उसके ऊपर नमक छिड़का है, जो कंसंट्रेशन है उसकी हाई है, और जो उसके अंदर पानी था उसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो वाटर क्या होता है? बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, और इसीलिए जो आम वगैरह है जिसका आप अचार डालते हैं वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे हम लोग अपने आसपास ऑस्मोसिस होते हुए देखते हैं। इसके बाद आती है आपकी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, सॉरी एक डायग्राम बनाया था जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो पार्ट को डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आपने प्रेशर के लिए कोई पिस्टन अटैच कर दिया है। इधर की तरफ आपका लो कंसंट्रेशन है, इधर की तरफ आपका सोल्यूशन है कोई हाई कंसंट्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया प्योर सॉल्वेंट, और अगर यहाँ पे सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होगा। ठीक है,
अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। अगर मैं प्रेशर को एडजस्ट ना करूं तो नॉर्मली क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा, यानी ऑस्मोसिस होगा आपका। ठीक है, अब अगर मैं यहां से प्रेशर अप्लाई करती हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूं और आपका ऑस्मोसिस रुक गया है, ठीक है, तो वो कहलाएगा, बोला वो प्रेशर जितना आपने अप्लाई करा है उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं उसको ऐसे बोल सकती हूँ कि द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, जो आप अप्लाई कर रहे हो हाई कंसंट्रेशन वाले पार्ट की तरफ ताकि आपका ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो सके, दैट प्रेशर इज नोन एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर दैट अप्लाइड ऑन द हाई कंसंट्रेशन पार्ट टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट प्रेशर इज नोन एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड to prevent osmosis, that is known as the osmotic pressure। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ठीक है, अब बेटा आपने इतना प्रेशर अप्लाई किया है कि आपका जो ऑस्मोसिस है प्रिवेंट हो गया। अगर मैं यहां से और प्रेशर अप्लाई करना शुरू करती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आना शुरू कर जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे और प्रेशर अप्लाई करूंगी इस वाले पार्ट में, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना शुरू कर जाएंगे और आपका जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाए। कौन से पार्टिकल्स? सॉल्वेंट पार्टिकल्स, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा था ऑस्मोटिक प्रेशर का, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। अब इसमें एक वर्ड आता है एडिमा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडिमा, एक मेडिकल टर्म है। तो एडिमा क्या होता है बेटा? मेडिकल टर्म है ये एक, जब हम ज्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं, ठीक है, यानी जब हम NaCl यानी जो सॉल्ट है उसको ज्यादा इनटेक करते हैं, तो हमारे जो सेल्स है वो वाटर रिटेंशन की प्रॉपर्टी, मतलब जो उसमें कंसंट्रेशन NaCl की ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और आपके ब्लड में से वाटर आपके सेल में जाना शुरू हो जाता है। जब वाटर आपके ब्लड में से या फिर आपकी बॉडी में से सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा तो आपके सेल्स क्या होते हैं? स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, फूल जाते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडिमा। ठीक है, यानी सेल्स में कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गई है आपके NaCl की। ठीक है, तो आपके बॉडी में से जो पानी है लो कंसंट्रेशन वाटर का होता है, तो वो कहाँ से जाना शुरू कर देंगे? सेल्स के अंदर जाना शुरू कर देंगे, और इस मेडिकल टर्म को हम बोलते हैं एडिमा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि नमक हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके, एक लिमिट में खाना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ एक और चीज, आपका फॉर्मूला जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, दैट इज पाई CRT, that is known as osmotic pressure। पाई मीन्स osmotic pressure, C मतलब concentration, ठीक है, R मतलब गैस कांस्टेंट और T मतलब टेम्परेचर। इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं? अपना ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आपका एक और टॉपिक, ऑस्मोटिक वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब आपका एक और टॉपिक आता है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। अभी हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हमने क्या पढ़ा है बेटा साथ में? ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है, ये 4 हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, जब हम अपना मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दीज 4 प्रॉपर्टीज, इन 4 प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू में डिफरेंस आ जाए, ठीक है, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू दी गई है, कैलकुलेटेड वैल्यू दी गई है, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इन चारों का इस्तेमाल करते हुए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए, अगर हम एबनॉर्मल मोलर किसी भी सोल्यूट का मोलर मास निकाल रहे हैं, सोल्यूट का मोलर मास निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आ जाए जो एक्चुअल में कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोग को दी गई है, तो उस डिफरेंस को या उस चेंज को हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए इस एक्सप्रेशन को करेक्ट करने के लिए, इस वैल्यू को करेक्ट करने के लिए सॉरी, एक्सप्रेशन दिया गया था आई, जिसे हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो हर प्रॉपर्टी के आगे हम उसको आई इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे सपोज आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इंटू एक्स ए डेल्टा टी बी के बी इंटू एम डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम और पाई सी आर टी। ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो उस जो डिफरेंस आया है उसको हमें सही करने के लिए एक एक्सप्रेशन दिया जाता है मैथमेटिकल टर्म में। वो क्या है कि इन सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आगे आप लोग आई ऐड कर देते हो। ठीक है, इस आई को हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, अब जो भी आपका सल्यूट, ठीक है, अगर एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो ही आपका एबनॉर्मल मोलर मास में चेंज आएगा। अदरवाइज अगर आपका सल्यूट ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट हो रहा है तो फिर हमें क्या नाम है आई की वैल्यू इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी केसेस, ये वाला एक्सप्रेशन उन्हीं केस के लिए दिए जाएंगे अगर आपका सल्यूट एसोसिएशन दिखा रहा है या फिर डिसोसिएशन दिखा रहा है, यानी कि टूट रहा है या फिर वो जुड़ रहा है। ठीक है, तो जल्दी मुझे बतानी है आपको, अगर आपका वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 तो यानी आपका ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, नो डिसोसिएशन, और ना ही आपका एसोसिएशन हो रहा है, या ना ही टूट रहा है और ना ही आपका जुड़ रहा है। ठीक है, और अगर आपका I इज ग्रेटर देन 1 तो डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन यानी कि टूट रहा है, और जैसे NaCl हमने पीछे देखा था Na+Cl माइनस में यानी 2 में टूट रहा था, तो ऑब्वियसली I इज ग्रेटर देन 1। और अगर आपका I 1 से कम है तो आपका एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि आपका डायमर या ट्राइमर जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि आपका दो चीज जुड़ रही है, तो 1/2 या 1/3 हमने पीछे करा था, क्या नाम है बताया था, तो I क्या हो जाएगा आपका 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, I का जो फॉर्मूला है जो एक्चुअल में आपकी बुक्स में दे रखा है, दैट इज I जो है, सबसे पहले मैंने बताया था कि ऑब्जर्व्ड, जो कि हमने निकाले ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमने ऑब्जर्व की है, जो हमने निकाली है, उसकी वैल्यू आप ऊपर रखोगे अपॉन में कैलकुलेटेड वैल्यू, जो एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू है ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू आप नीचे रखोगे। उसके अलावा एक और चीज भी हो सकती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू of number of moles of solute अपॉन में कैलकुलेटेड, जो एक्चुअल में कैलकुलेटेड वैल्यू है ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, उसके अलावा एक और फॉर्मूला है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, I इक्वल्स टू, अब बेटा इसमें थोड़ा डिफरेंस है, अब ऑब्जर्व्ड कैलकुलेट नीचे आया है, अब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास ऊपर आएगी और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास आपकी नीचे आएगी। तो ये आएगा आपका कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास अपॉन में ऑब्जर्व्ड
वैल्यू ऑफ मोलर मास। तो बेटा ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले से हम लोग क्या नाम है आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने न्यूमेरिकल्स एक बार आप ट्राई कर लीजिए। अगर कोई सी न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत होता है, किसी फॉर्मूले में दिक्कत होती है, तो प्लीज हमें कमेंट में लिख के बताएं, हम आपको उसकी वीडियो जरूर शेयर करेंगे। थैंक्सफुली एसोसिएट और डिसोसिएशन कौन सी चीज दिखाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स दिखाते हैं। जैसे कि आपके NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, CH3 एस्टिक एसिड CH3COOH हो गया। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये डिसोसिएट होंगे या तो एसोसिएट होंगे। ठीक है, तो यही आपका एब्नॉर्मल मोलर मास वाला एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। अदरवाइज जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो ना ये एसोसिएट हो रहे हैं ना डिसोसिएट हो रहे हैं, तो ये वाले इनके लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनके लिए जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला एक्सप्रेशन है विदाउट आई फैक्टर, वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आई कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ फैक्टर। सपोज बेटा आपका मैं बोल रही हूँ NaCl ले लेते हैं हम पहले। NaCl को जब आप तोड़ोगे तो Na+ और Cl- में जाएगा ये। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन हम अल्फा लेते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि पूरा 100% ये डिसोसिएट हो रहा है। तो अल्फा क्या हो गया? 100%, दैट इज मीन्स कि पूरा 1 पूरा डिसोसिएट हो रहा है, मतलब कोई भी आपका एनायन कैटायन पीछे रहा नहीं है। ठीक है, तो अल्फा कितना हो गया? 1 हो गया। तो अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये? एक तो आपका एनायन का है, सॉरी कैटायन का है, और एक आपका एनायन का है। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई आई की? 2। ठीक है, ऐसी अगर मैं KCl का ले लूं तो ये भी K+ और Cl- में टूट रहा है। अल्फा कितना हो गया? 1, यानी कि 100% डिसोसिएशन, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक इसका यानी कि 2। MgCl2 का ले लो आप, तो आपका आ जाएगा Mg2+ + 2Cl-। तो अल्फा तो आपका 100% हो गया, तो और आई कितना हो जाएगा आपका? 2 आपके एनायन के और एक आपका कैटायन का, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी डिसोसिएशन वाले पार्ट की। अगर आप एसोसिएशन की बात करते हैं तो एसोसिएशन के लिए सपोज एस्टिक एसिड के आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली एसोसिएशन हो रहा है, 2 ही लिए थे और आपके 2 ही में डाइमर फॉर्म कर लिया। तो अल्फा अगेन इज 100%, यानी कि 1। ठीक है, लेकिन जो आपकी आई की वैल्यू होगी वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उसका रेसिप्रोकल आप कर दोगे तो आई की वैल्यू निकल जाती है। सपोज अगर मैं बोलूं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ मैं, और ये आपका ट्राइमर फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा तो कितना हो गया? 1, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3, क्योंकि 3 लिए थे तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1/3। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कीजिए। किसी भी न्यूमेरिकल्स में अगर आपको दिक्कत आती है, किसी फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइए, हम उसकी वीडियो जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।